नमस्कार साथियों, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के संपादकीय समीक्षा में बात करेंगे एक ऐसे बिल की, एक ऐसे एक्ट की जो शायद अगर पारित होता है तो बना देगा ब्यूरोक्रेसी को प्रोसिक्यूटर और जज। यानी कि अगर कोई अपराध होता है तो उसमें जज भी आप होंगे और उसके जांचकर्ता भी आप होंगे और फिर आप ही को सजा देनी है, आप ही को पैरवी करनी है। कैसा लगेगा भारत के बिजनेस के लिए ऐसा करना, और क्या ऐसा जो किया जा रहा है जन विश्वास एक्ट 2022 के जरिए, क्या उससे जुडिशरी की थोड़ी बहुत ही सही लेकिन क्या उसकी पावर्स कम होंगी या नहीं होंगी। और जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत हम लेकर के चलते हैं कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग रहना चाहिए, उस अलगाव का क्या होगा। क्या ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी को पूरी तरीके से अपने आभामंडल में ले लेगी? क्या वो किसी मंत्रालय के अधीन आएंगे? क्या जजेस और जुडिशरी अपने आप में इतनी स्वतंत्र रह पाएगी जितनी आज हम देखते हैं? समझेंगे कि कैसे जुडिशरी को ओवरराइड करने का प्रयास किया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा और इन जनरल हमारी लेजिस्लेटिव के द्वारा। जन विश्वास बिल 2022 की इसमें चर्चा की गई है। प्रशांत रेड्डी एक लॉयर हैं, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, इस ओपिनियन आर्टिकल को लिखा है जिसका टाइटल है द ब्यूरोक्रेसी एज प्रोसिक्यूटर एंड जज। समझते हैं कि करके धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे क्या इस पूरे आर्टिकल की आउटलाइंस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनविश्वास एक्ट क्या है, क्या काम करता है, क्या इसके प्रावधान होंगे और कैसे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को घटाने बढ़ाने के नाम पर ये कार्य करेगा। फिर तीन ऐसे इंस्टेंसेस हम देखेंगे जिनके जरिए जुडिशरी को ओवरराइड करने का प्रयास करती है एग्जीक्यूटिव, यानी कि सारी पावर्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के पास आ जाएं, जुडिशरी के हाथ खाली रह जाएं। और इतिहास से लेकर के, इनकी 1947 से लेकर के आज तक क्या हमारी यात्रा रही है, कैसे जुडिशरी को कम पावर देने के लिए हम हमेशा से इंक्लाइंड रहे हैं और जो बिल्स वगैरह आए हैं, जो एक्ट्स बने हैं, वो कैसे बने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने आर्टिकल को। जनविश्वास एक्ट 2022 से वो बात शुरू करते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट का एक लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। ये एक ऐसा कानून है जो अगर आ जाएगा तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा देगा, जो शायद डीक्रिमिनलाइज कर देगा कुछ ऐसी एक्टिविटीज को जिनसे पहले हम डरा करते थे। कुल 42 ऐसे कानून हैं जो बिजनेस के एरियाज में पहले दिए हुए थे और उनको आसान करके उन पर कुछ पेनल्टीज लगा देंगे। मान लीजिए कि पहले एक फॉर एग्जांपल कुछ बात कर रहे हैं, एक सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कोई ऐसा कानून है जिसमें आपने अगर कुछ धोखाधड़ी की किसी के साथ तो आपको लेट्स से कि 6 महीने की सजा, 1 साल की सजा, उसको घटा करके डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया और अब उसी अपराध के बदले आपको 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ तक का जुर्माना, इस तरीके की कानून हमारे पास आ जाएंगे जनविश्वास एक्ट 2022 के जरिए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इससे बढ़ेगी, इनका कहना है, इसीलिए सरकार ये लेकर के आई है। लेकिन क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज को सिर्फ पेनल्टीज से रिप्लेस कर देना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा देगा? क्या जिस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा है, क्या वो व्यक्ति थोड़ा बहुत फाइन दे करके कुछ ऐसी गफलत नहीं कर सकता? मान लीजिए कि उसने कोई धोखाधड़ी करके कुछ ऐसी एक्टिविटीज करके बहुत ज्यादा पैसे कमाए, क्या वो थोड़ा सा पैसा पेनल्टीज के रूप में नहीं दे सकता? और जब कोर्ट्स रिप्लेस हो जाएंगे पूरी तरीके से और एक ऐसे अधिकारी को बैठाया जाएगा जो कि प्रोसिक्यूटर भी होगा, जो जज भी होगा, जो पेनल्टीज लगाएगा, क्या उस व्यक्ति के ईमानदार रहने और भ्रष्ट न होने की संभावना कितनी है? इस बात को हमने देखना पड़ेगा। यहां से हमारी बात शुरू होती है। फिर हम अपने मूल मुद्दे पर आते हैं इस आर्टिकल के अंदर और वो कहते हैं कि जुडिशरी जो है मॉनेटरी पेनल्टीज पहले भी लगाती थी, लेकिन अब वही पेनल्टीज ब्यूरोक्रेसी लगाएगी। यानी कि जो हमारी लेजिस्लेचर है ना, जो हमारी विधानमंडल है, वो हमेशा से चाहती थी कि हम अपने ब्यूरोक्रेट्स के जरिए, नौकरशाहों के जरिए जुडिशरी को कंट्रोल करें। और आपने पिछले पिछले दिनों एनजेसी बिल देखा होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बिल था, उसमें कहा गया कि हम जजेस को अपॉइंट करने की एक नई प्रक्रिया लेकर के आएंगे। कॉलेजियम हमें सुहाता नहीं है, कॉलेजियम हमें पसंद नहीं है, कॉलेजियम उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, ऐसा कहा गया। उसमें नेपोटिज्म वगैरह के आरोप इन पर लगाए गए थे कि बहुत ज्यादा नेपोटिज्म होता है। तो ऐसे में जब यहां पर लेजिस्लेचर प्रयास कर रही थी जुडिशरी को ओवरराइड करने का, अब सेम दूसरे तरीके से जन विश्वास एक्ट के अंतर्गत एक ऐसे अधिकारी को बैठाया जाएगा जो पेनल्टीज वगैरह करेगा, क्योंकि डीक्रिमिनलाइज उसको कर दिया गया, सजा देना कोर्ट का काम है, लेकिन पेनल्टीज लगाने के लिए आप एक अधिकारी बैठा सकते हैं। तो वो अधिकारी बैठेंगे, वो अधिकारी पेनल्टीज लगाएंगे और फिर आगे जो प्रोसेस होती थी वो होती रहेगी। तो उसमें बहुत सारे हमारे एक्ट्स हैं, उनको डाइल्यूट किया गया। फॉर एग्जांपल जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके अलावा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981,
ये कुछ एक्ट्स थे जिनके अंतर्गत अगर आप कुछ अपराध करते थे, कुछ मान लीजिए एक सीमा से ज़्यादा आप एयर पोल्यूशन कर रहे हैं या फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपको क्रिमिनल एक्टिविटी उसको मान करके आपको सज़ा वगैरह होती थी। लेकिन अब उसको अप टू 15 लाख तक की पेनल्टी में रख दिया गया है कि अब आप कुछ भी करेंगे तो 15 लाख तक की पेनल्टी आप पर लगा देंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा उस अपराध के अंतर्गत। ऐसा हुआ। फिर जैसे फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, उसमें एक ऑफिसर के पास ही ये अधिकार दिया गया है कि वो इंक्वायरी करे और ये डिटरमाइन करे कि फॉरेस्ट को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया है, नहीं पहुंचाया गया है। और अगर ऐसा हुआ है तो अनकैप्ड कंपनसेशन, यानी कि इतना कंपनसेशन, वो जितना मर्जी चाहे उतना कंपनसेशन आप पर लगा सकता है, देने के लिए आपको कह सकता है और आपको देना पड़ेगा। इसको डाइल्यूशन के अंतर्गत लाया गया है, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब ये बिल लाया गया ना, तो कोई अपोजिशन नहीं हुआ, किसी ने भी अपोज नहीं किया। और इसके अंतर्गत जुडिशरी की पावर्स को, एक तो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट है उसको डाइल्यूट किया गया, और दूसरा जुडिशरी को ओवरराइड करने या अंडरमाइन करने का प्रयास किया गया। अब आप बोलेंगे जी दोनों तरीके ठीक हैं, है ना, यहां पर थोड़ा सा होल्ड करते हैं अपनी बात को। अब जैसे एक बात इसमें जोड़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा होल्ड करके आगे बात करेंगे। जैसे ये कह रहे हैं कि पहले ना जो फैक्चुअल डिस्प्यूट है उनको एडजस्ट करने का जो, और कंपनसेशन दिलवाने का ये जो प्रिंसिपल है ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के खिलाफ है, यानी कि संविधान के अपने आप में खिलाफ है, और दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है। अब यहां सवाल ये उठता है कि जुडिशरी को ओवरराइड करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है ना। जैसे एनजेसी में आपने देखा, एग्जीक्यूटिव हमेशा चाहती है, लेजिस्लेचर हमेशा चाहती है कि जुडिशरी की पावर्स को कम कर दिया है। आपने देखा होगा कोर्ट्स में आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी या बाकी जो अधिकारीगण हैं, जब उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं तो कैसे कोर्ट में हाथ जोड़ के खड़े मिलते हैं, है ना। उनकी उनकी भाव भंगिमा है, उनका जो शारीरिक भाषा है वो देखने लायक होती है। आप लोग देख करके एकदम आवामंडल क्रिएट कर देते हैं, ग्रैंड एंट्री और ये सब, लेकिन जब वो कोर्ट्स में जाते हैं तो इस भाव के साथ वो खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि उनको जुडिशरी का हमेशा एक डर बना रहता है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको निश्चित तौर पर सजा मिल जाती है। लेकिन जब आपके कुछ नेता, आपके कुछ मंत्री या आपके कुछ संबंधी या आपके कोई जानकार जब आपके ऊपर दबाव डालते हैं कि ये काम कीजिए, तो आपको किसी न किसी दबाव में हो सकता है कभी काम करना पड़ जाए। लेकिन जब वो काम आपका जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा तो आप दोषी पाए गए तो आपको बर्खास्त भी कर सकते हैं, आपके ऊपर इंक्वायरी भी हो सकती है। तो ये जो तरीके हैं ना, अब ऑफिसर्स हैं, उनको कुछ न कुछ गलत करना हो सकता है पड़ जाए अपने जीवन काल में, किसी के दबाव में या कैसे भी, तो वो जुडिशरी से हमेशा डरेंगे, मंत्रालय डरेंगे कि अगर कुछ गलत किया तो जुडिशरी हमारे ऊपर है। तो जुडिशरी की पावर्स को डाइल्यूट करने का प्रयास इसलिए लेजिस्लेचर, इसलिए एग्जीक्यूटिव हमेशा करना चाहती है और करती रहती है। तो आप देखते होंगे ये सारे एक्ट्स को डाइल्यूट किया गया कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको क्रिमिनल एक्ट्स के लिए तो जाना पड़ेगा कोर्ट्स में, सीआरपीसी के अंतर्गत क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वो सारी। अब मान लीजिए पेड़ काटना क्रिमिनल एक्टिविटी है तो उसके लिए सजा होगी, सजा होने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, सजा कोर्ट देगा, एग्जीक्यूटिव सजा दे नहीं सकती। तो इन्होंने क्या किया कि एग्जीक्यूटिव का रोल बढ़ा दिया, जुडिशरी का खत्म कर दिया। कर सकते हैं, एक ऑफिसर बैठा दिया इन्होंने, ऑफिसर बैठा दिया, वो जांच करेगा, वो सजा दिलवाएगा, कंपनसेशन दिलवाएगा। तो जुडिशरी का रोल धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और ये रोल क्यों खत्म कर रहे हैं? ये रोल खत्म कर रहे हैं क्योंकि जुडिशरी भी बहुत सारी जगह पर क्या करती है, जिसको हम जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। बहुत सारे मामलों में जब सरकारें कोई कार्य नहीं करती हैं, कोई एक्शन नहीं लेती हैं, तो जुडिशरी उनको बोलती है कि इसके ऊपर एक्शन लीजिए। किसी भी मामले का स्वतः संज्ञान ले लेती है, जो बहुत बड़ा मामला हो जाता है, जैसे मणिपुर का है, हरियाणा में है, स्वतः संज्ञान लेकर के चीज़ों को डील करती है। तो एग्जीक्यूटिव को हमेशा लगता है, लेजिस्लेचर को हमेशा लगता है कि ये लोग टांग अड़ाते हैं हमारे कार्य में, उससे बचने के लिए वो छुटकारा पाना चाहते हैं। आप समझे, ये स्थिति है, ये स्थिति है। और इसीलिए हमारे इस कानून में, जन विश्वास एक्ट में ये किया गया कि 42 ऐसे कानूनों को डिक्रिमिनलाइज किया गया और सिर्फ फाइन लगा करके छोड़ने का आदेश दिया, जिसको ये लोग लगाएंगे, जो अधिकारी होंगे, ये जुडिशरी का काम खत्म, ये किया गया है। और ये सारे एक्ट्स हैं, ये सारे बिल्स हैं जिनके, ये जो एक्ट है इनमें जो कंपनसेशन था उसको जोड़ा गया है। अब एक कंसेप्ट आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। देखिए सेपरेशन ऑफ पावर्स ना डायरेक्टली तो ऐसे नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 50 में डायरेक्ट किया गया है कि आप एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट करेंगे जिसमें जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों की पावर्स डिफाइंड होंगी, इन तीनों की पावर्स अलग अलग होंगे और ऐसे प्रयास आपको करने पड़ेंगे। तो वो प्रयास, अब देखिए जिसके पास पावर है, लेट्स से कि लेजिस्लेचर के पास पावर है, तो
और वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहे हैं, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहती है, तो कोई व्यक्ति या कोई भी संस्थान क्यों अपनी पावर्स को डाइल्यूट करवाएगा? आप समझे? तो डाइल्यूशन तो कोई नहीं चाहता, लेकिन धीरे धीरे जब दबाव बढ़ा, धीरे धीरे जब संस्थाएं आई, लोगों ने लिखना शुरू किया, बातें होने लगी, तो धीरे धीरे प्रयास शुरू हुए। 1970 तक तो कुछ नहीं हुआ था ऑलमोस्ट। उसके बाद प्रयास शुरू हुए सेपरेशन ऑफ पावर्स के। वेस्ट बंगाल में जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एक्ट 1970 आया, जिसमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के रोल्स को अलग अलग किया गया कि भाई ये काम जुडिशरी करेगी, ये काम एग्जीक्यूटिव करेगी। एक्ट बना दिया 1970 का, और सीआरपीसी 1898 के प्रावधानों के अंतर्गत इसको रखा गया। ये काम आप करेंगे, ये काम हम करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 50 में तो मेंशन्ड है, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, पहले जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अलग अलग नहीं होते थे, है ना। मैजिस्ट्रेट के पास भी क्रिमिनल मामलों में अपने जजमेंट देने का अधिकार था, लेकिन इसको 1980s में आगे आकर के बदला गया, जिसे कहते हैं, जो 3 अलग अलग रूट हैं जुडिशियल पावर के, उनको सेपरेट किया गया। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के प्रयास किए गए, और जो मैजिस्ट्रेट के पास पावर्स थी उसको लेकर के जुडिशरी को दिया गया। जो पहले डीएम होते थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो उनके पास दोनों पावर थी, मैजिस्ट्रेट की भी पावर्स थी, लेकिन आजकल उन पावर्स को बहुत डाइल्यूट कर दिया गया है। ठीक है, इसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बढ़ाने का नाम दिया गया, और 3 अलग अलग तरीके इसमें किए गए। अब सरकार क्या करती है, देखिए, ले लिए अधिकार, 70s में ले लिए, 80s में ले लिए, मजिस्ट्रेट की पावर अलग हो गई, वेस्ट बंगाल ने एक्ट बना दिया, 3 अलग अलग बांट दिए, 3 अंग के, चलिए आप ऐसे ऐसे काम करेंगे, सब हो गया। लेकिन फिर भी सरकारें हैं, मंत्रालय हैं, 3 तरीके उन्होंने इजाद कर लिए जिसके तरीके से वो जुडिशरी की जो सत्ता है उसको अंडरमाइन कर सकते हैं। नोट करिए, पहला तरीका तो ये है, आपने देखा होगा बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स बन गए हैं। तो ट्राइब्यूनल्स क्या करते हैं? ट्राइब्यूनल्स का काम होता है, अब मान लीजिए कोई भी, जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो उसमें क्या होगा, एक जज आ जाएगा, वो उसकी एक्सपर्टीज होगी, उसको रख लेंगे कि ठीक है भाई, हमने जुडिशरी का भी कोई आदमी रखा है, एक जज रख लिया, ठीक है, कानून का जानकार। उसके अलावा सारे मेंबर्स जो होंगे वो एग्जीक्यूटिव के होंगे, यानी कि XIAS होंगे, ठीक है, किसी मामले में IPS होंगे, ठीक है, या फिर कोई संघ चलाने वाले कोई व्यक्ति होंगे, या कोई NGO वाले होंगे, इस प्रकार से, या कोई भी जो उस मामले का जानकार है, उनको रख लेंगे। तो क्या आप बताइए, किसी जुडिशरी को बहलाना फुसलाना या किसी प्रकार से उसके ऊपर दबाव डालना आसान है, या किसी ऐसे आदमी के ऊपर दबाव डालना आसान है जो बहुत इंडिपेंडेंटली काम करता है? आप सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो उनको बहुत आसानी के साथ दबाव में लाया जा सकता है। इसलिए सरकार ने क्या किया, या जो मंत्रालय है, या जो भी उस वक्त की थिंकिंग रही होगी, या जुडिशरी को अंडरमाइन करने के प्रयास रहे होंगे डायरेक्टली, तो उन्होंने क्या किया कि जुडिशियल ट्राइब्यूनल बनाने स्टार्ट कर दिए। जैसे एनजीटी में आप कंपनसेशन दिलवा सकते हैं, टेक्निकल मेंबर उसमें रखा जुडिशरी का, लेकिन कंपनसेशन वगैरह दिलवाने, उसको सजा देने के लिए इस प्रकार के ट्राइब्यूनल बनवा दिए। तो अब आपको जाना नहीं पड़ेगा जुडिशरी के पास हर मामले में, है ना। किसी ने कुछ गलत किया, ट्राइब्यूनल में आइए, कंपनसेशन दीजिए, निपट जाइए। जुडिशरी का रोल खत्म कर दिया। दूसरा तरीका उन्होंने क्या किया कि स्टैट्यूटरी रेगुलेटर बना दिए। जैसे आपने नाम सुना होगा सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, क्या हो रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, कोई धोखाधड़ी तो नहीं चल रही है, मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है ना, और उसको रेगुलेट कैसे किया जा सकता है अच्छे से, उसमें मीडिएटर कौन कौन है। इसके अलावा कंपनसेशन कमीशन ऑफ इंडिया है। ये दोनों स्टैट्यूटरी रेगुलेटर्स हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन अगर सोचिए ये दोनों नहीं होते, सेबी वगैरह, तो ये सारे केसेस कहाँ जाते? सुप्रीम कोर्ट जाते, हाई कोर्ट जाते, किसी भी कोर्ट में चले जाते, लेकिन सेबी में अब जाते हैं। स्टैट्यूटरी रेगुलेटर है, कानून बना करके आपने किसी संस्था को रेगुलेट करने का अधिकार उनको दिया है। तो कोई डिस्प्यूट होगा तो ये लोग रिजॉल्व करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता हमें नहीं होगी, जुडिशरी का रोल खत्म हो गया। तो पहला तो ट्राइब्यूनल बनाए, दूसरा स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई, यानी कि कानून बना करके कोई बॉडी बना दी कि ये लीजिए, खत्म करिए। इसके अलावा एडजुकेटरी ऑफिसर्स का प्रावधान रखा गया बहुत सारे कानूनों के अंतर्गत, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ PMLA जिसको कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2001 का एक्ट है, IT एक्ट जिसको कहा जाता है, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का है। इनमें एडजुकेटरी ऑफिसर्स का रोल रख दिया गया। उनका काम क्या होगा, अब आपने सुना होगा ना, फूड इंस्पेक्टर, और उससे बहुत डरते हैं और सब एकदम भय में रहते हैं, बहुत ज्यादा करप्शन वगैरह की बातें आपने सुनी होंगी। वो क्या करते हैं, क्योंकि वो एडजुकेटरी ऑफिसर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो जांच कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ पाई गई तो उस पर आपको कंपनसेशन लगा सकते हैं, आपकी फैक्ट्री तक बंद करवा सकते हैं, ताला लगा सकते हैं।
ये अधिकार उनको है। अब अगर ट्रायल होना होता तो वो कोर्ट में जाते, लेकिन ये अधिकार किसके पास दे दिया? इन्हीं ऑफिसर्स के पास दे दिया। एक व्यक्ति जो अपना कारोबार कर रहा है, उसकी फैक्ट्री 5 साल बंद हो गई तो बर्बाद हो गया, सप्लाई चेन उसकी पूरी टूट गई, उसको दोबारा से रीसेटअप करना पड़ेगा। तो वो इन ऑफिसर्स को पैसे वगैरह भ्रष्टाचार में संलिप्त कर लेते थे। लेकिन अगर ये ना होते तो सोचिए सारे मामले जुडिशरी के अंतर्गत होते, कोर्ट डिसाइड करता क्या होने वाला है, इसको बंद होना है नहीं होना है। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां इससे खराब भी हुई हैं सीधे सीधे तौर पर। तो 3 तरीके हैं जिससे सेपरेशन ऑफ पावर के पूरे कंसेप्ट को लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा अंडरमाइन किया जाता है। ठीक है, ये 3 तरीके हमने डिस्कस कर लिए, ट्राइब्यूनल, एडजुकेटरी ऑफिसर्स और इसके अलावा जो टेक्निकल मेंबर डाल के स्टैट्यूटरी बॉडीज जो बनाई गई। 3 तरीके से जुडिशरी को अंडरमाइन किया गया। और इनका कहना है कि ये जो बिल आया है ना, जन विश्वास बिल, ये जो काम छोटे स्तर पर किया जाता था अब ये बड़े स्तर पर होगा। जो ये हमने ट्राइब्यूनल और ये सब छोटे मोटे जो संस्थाएं बनाई, इस छोटी मोटी इसलिए क्योंकि ये बहुत ऊँट के मुंह में जीरा टाइप से है ना, 1 संस्थान 2 संस्थान, ज़्यादा नहीं है, गिनती भर के संस्थाएं, इसलिए थोड़ा कहा देश के मुकाबले अगर आप देखें। लेकिन अब ये बड़े स्तर पर होगा, ये बिल जो आगे इसके बाद ये बहुत बड़े स्तर पर होगा। और एग्जीक्यूटिव जो है वो इंक्रोचमेंट कर रही है जुडिशियल पावर का। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि भाई जुडिशरी का काम क्या है? जो सेपरेशन ऑफ पावर की आप बात कह रहे हैं तो सेपरेशन ऑफ पावर कर देंगे, बट काम क्या है जुडिशरी का? तो जुडिशरी का काम है जुडिशियल फंक्शन, ठीक है, जुडिशियल फंक्शन। लेकिन अब समस्या ये आती है कि जो पेनल्टीज होती हैं जो हम लगा रहे हैं, जो पेनल्टीज ये लोग कंपनसेशन लेंगे सारे ट्राइब्यूनल और ये सारे लोग, ये जुडिशियल फंक्शन है या नहीं है? ये क्रिमिनल है या सिविल है? सवाल तो ये उठ रहा है कि भाई पेनल्टी आपने लगा दी, ठीक है, ट्राइब्यूनल बना दिया, स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी, ठीक है, लगा लीजिए फाइन। हमें ये बताइए कि क्या ये जुडिशियल फंक्शन है या नहीं है, और अगर है तो क्या ये सिविल फंक्शन है या क्रिमिनल नेचर का है? तब हम डिसाइड करेंगे, तब कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये फंक्शन आप हमसे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो हमें जुडिशियल फंक्शन की परिभाषा को देखना होगा, परिभाषा को बढ़ाना होगा। और परिभाषा क्या है, क्या होनी चाहिए? इंक्वायरी कंडक्टिंग एक्ट फाइंडिंग फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, फैक्ट्स एंड डिटरमाइनिंग पनिशमेंट और कंपनसेशन। इन सब को हमने जुडिशियल फंक्शन मानना चाहिए। आसान भाषा में ये है कि जहां भी फैक्ट फाइंडिंग हो, किसी मामले की जांच करनी हो, या किसी मामले में हमने लॉ का एप्लीकेशन दिखाना हो कि यहां लॉ लगेगा, जहां लॉ का एप्लीकेशन हो, जहां लॉ लगता हो, जहां फैक्ट फाइंडिंग हो, और जहां पर सजा या कंपनसेशन निर्धारित करना हो, वो जुडिशियल फंक्शन होना चाहिए और जुडिशरी के अंतर्गत आना चाहिए। इसके लिए आप जो ये सारे घमासान कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। सिंपल इससे सिंपल नहीं हो सकता, ताकि हर व्यक्ति को फेयर ट्रायल मिल सके, फेयर सजा मिल सके, फेयर कंपनसेशन वो दे सके अगर किसी मामले में उसको देना है तो। और जज जो है वो अलग होवे प्रोसिक्यूटर से, यानी कि वो एक शेर है ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो जो व्यक्ति निर्धारित कर रहा है कि आपको क्या सजा मिलनी है, वही आपकी जांच कर रहा है, तो वो तो बड़ी आसानी से आपको फंसा सकता है, बड़ी आसानी से सजा दे सकता है। आप तो फंसे फंसे। तो ये सवाल होना चाहिए, और सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है वो बनाए रखना चाहिए। और अक्सर क्या होता है ना कि एग्जीक्यूटिव जो होती है, हमारे जो ऑफिसर्स जो होते हैं जो देश को रन करते हैं, वो पावर हंग्री हो जाते हैं कई बार, और ऐसे मिनिस्टर्स को अपनी चपेट में ले लेते हैं जो या तो क्लूलेस होते हैं या उनको कुछ भनक ही नहीं होती कि क्या चल रहा है देश में, है ना। वो बस आ गए, आप ही से आइडिया ले रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनको कोई ज़्यादा सरोकार होता नहीं है। तो ऐसे मामलों से हमें बचना चाहिए। और एग्जीक्यूटिव अगर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका रास्ता लेना चाहती है जुडिशरी की पावर्स को ओवरराइड करने का, तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बच के चलना चाहिए। इतना ही था आज के इस एडिटोरियल आर्टिकल में, संपादकीय समीक्षा में। आज का क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसके बाद इसे खत्म करते हैं। Which article of the Indian Constitution says that the state shall take steps to separate the judiciary from the executive? ये तो डायरेक्ट ही हमने डिस्कस किया है, यहीं से आप उठा सकते हैं, ठीक है, और बता सकते हैं। यानी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को अलग अलग करने के लिए संविधान के कौन से आर्टिकल में निर्देशित किया गया है। और निर्देश से आप मतलब समझ भी गए होंगे कि ये DPSPs से है। तो बता दीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। खत्म करते हैं आज के संपादकीय समीक्षा में इतना ही। आपके राय सुझाव प्रतिक्रिया बहुत आवश्यक है, उन्हें लिखते रहिए कमेंट बॉक्स में, और बाकी हमारे जो वीडियोस हैं उनको देखते रहिए। हम जल्दी समाचार समीक्षा शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको डेली न्यूज़पेपर जो द इंडियन एक्सप्रेस हिंदू है, उसके हम एक पूरी समीक्षा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे बहुत जल्दी ही। तो ये अंक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जल्दी मिलते हैं।